मेरे फादर ने मुझे कहा है बावली बेटी, तू मेरी बेटी होके तू चुनाव के लिए मना कर रही है, नहीं तुझे इलेक्शन लड़ना है। आपके ससुर जी प्रताप साहब और ओम प्रकाश चौटाला साहब, इन दोनों के बीच में राजनीतिक तौर पे एक तरह की मैं कहूँ कि प्रतिद्वंद्विता रही। हमारे जो माँ थी वो इस चीज़ को बहुत महसूस करती थी कि क्योंकि एक तो वो था कि वो फैसला कराती थी लोगों का, आज घर का फैसला नहीं हो पा रहा, तो वो उस चीज़ को बहुत महसूस करती थी, तो वो बड़ा दुख था। चौटाला साहब ने भी जो है कि रिक्वेस्ट यही की थी कि तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरा वर्कर मारा है। तो इसमें सबसे ज्यादा तल्ख तेवर कौन किए हुए थे, होते ना जिद पे कौन अड़े हुए थे? दुष्यंत चौटाला, अजय चौटाला, दिग्विजय, नैना चौटाला, कौन थे? हाँ, दुष्यंत की ये कमजोरी रही कि हरियाणा प्रदेश से वायदा किया था कि मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा और उसी बिहाफ पे वोट मिले और फिर बीजेपी के साथ जाना। वहीं एक बयान आया था कि दादा अगर हमारी पार्टी ज्वाइन कर ले तो ये संभव हो सकता है, तो दादा ज्वाइन करे उससे बेटर ये था कि चौटाला साहब के रहते वो पगड़ी बांधी गई अभय चौटाला साहब को, और ऐसा बताया जाता है सामाजिक तौर पे कि वो बड़े भाई को बनती, यानी वो बंधनी चाहिए थी अजय चौटाला साहब को। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ईडी के डर से शामिल नहीं हुए, पूरी कांग्रेस को बेची है, कंप्रोमाइज, उन्होंने अब 72 टिकटें बांटी। और सबसे खराब पॉलिटिशियन खराब ही खराब है वैसे तो। राम राम नमस्कार, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और सोनिया सत्यानीता मेरा नाम है। दोस्तों, आज पॉडकास्ट की श्रृंखला में हम आपको मुखातिब करा रहे हैं सुनैना चौटाला से। अब ये जो पॉडकास्ट है ये पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल दोनों सवालों में रहेगा। मैं बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि ये जो पॉडकास्ट है हम कर रहे हैं, पॉलिटिकल बातचीत भी करेंगे, नॉन पॉलिटिकल बातचीत भी करेंगे। अब मैं चाहूँ कि आप अपने बचपन में लौटें, आप उस दौर की सुनैना को याद करें जब वो छोटी सी थी, क्या वो सोचते थे उस समय, कैसा उनका बचपन था? सबसे पहले तो राम राम, क्योंकि अपने हरियाणा का सबसे अच्छा जो वर्ड है वो राम राम है। आपको भी राम राम, पूरे ऑडियंस को भी राम राम। और आपने कहा कि छोटी सुनैना के पास में लौटूं, तो बचपन की वैसे तो बहुत सारी यादें और बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं जो कभी भूली नहीं जाती। उन्हीं में से मैं कहूँगी कि बचपन जो है बड़ा अच्छे से ठीक ठाक बीता, जैसा नॉर्मल सभी का होता है, बड़ा बिना सोच का और बड़े स्पोर्ट्स का और माँ बाप के प्यार का, गांव ग्रामीण, जैसे मेरा विलेज दौलतपुर है तो गांव में प्यार का, और इन दिनों जो है बाग में जाना और वो सब चीज़ें, जैसे आपने कहा हम लोग जाते रहे और बारिश का मौसम में बाग में भी घूम के आना, गांव में देखते थे पशुओं को लेके लोग शाम के टाइम जैसे जोड़ में जाया करते थे। तो हवेली है दौलतपुर हमारी, तो उसमें ऊपर से देखा करते थे, आप काउंटिंग किया करते थे, इतने भैंसें चली गई, इतनी गायें चली गई। तो ये सब बचपन की जो है नॉर्मल, जो सबका, जो अपने हरियाणा में जो सबका बचपन रहता है, वैसा ही मेरा बचपन। वो पूर्ण तौर पे ठेठ देहाती, बिल्कुल ग्रामीण, इस तरह का आपका जीवन रहा? जी जी बिल्कुल। और आपका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या रहा? आपके फादर साहब राजनीति से जुड़े रहे? मेरे जो दादाजी हैं वो तो 25 साल तक गांव के निर्विरोध सरपंच बनते रहे। जैसे अपने जमींदार परिवार था, खेती जो है बाग वगैरह, और उनका एक जो सबसे बड़ी बात थी दौलतपुर में, उनके पास उन्होंने बाग अपने हाथ से लगाया था मेरे दादाजी जो है, और उस बाग में हर फ्रूट था, सेब, चीकू, जो हम ये सोचते हैं कैसे होगा, हर तरीके का फ्रूट बाग में था, अमरूद भी, आम भी, इवन जो छोटे छोटे फल से आते हैं वो भी, आलू बुखारा भी, मतलब हर तरीके का फ्रूट जो है उन्होंने खुद अपने, उनको बागवानी का बहुत शौक था। और उसके बाद जैसे फादर साहब की जो एजुकेशन है वो बिरला पब्लिक से वो पढ़े थे, पिलानी, उस टाइम का बहुत अच्छा एक वो एजुकेशन हब मान लो, पिलानी को ही बोलते थे, तो वहाँ से पढ़ के उसके बाद जैसे मुझे जो रिमाइंड आता है जितना भी, तो गांव में देखते थे। पॉलिटिकल इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि गांव की जो राजनीति थी वो मैंने देखी है। जैसे जो भी कोई लोग आते थे काम के लिए भी आते थे, पापा को भी मैंने देखा कि गांव में, जैसे मेरे ताऊ जी भी सरपंच और फिर मेरी मदर भी सरपंच रही, तो कोई भी काम के लिए कोई आता था उसी टाइम रात को 12 बजे आ गया, कोई 1 बजे आ गया। तो वो पॉलिटिकल के साथ साथ वो ना सोशल भी बहुत थे।
तो गांव के 5-6 जितने भी आसपास के गांव थे उनकी पंचायत भी पापा के पास आती थी। तो उसको हम ये भी कह सकते हैं कि वो राजनीति के साथ साथ सामाजिक बहुत थे। और फिर आगे आप कॉलेज में जाती हैं, कहाँ पढ़ती हैं? हाँ, मेरा जो बचपन जो था, मेरी बुआ जी हैं रोहतक, अभी वो पिछले साल एक्सपायर हो गए। और मॉडल स्कूल रोहतक से मेरा जो प्राइमरी की जो आप कहते हैं नर्सरी टू 5th मैंने वहीं से किया। उसके बाद 6th से लेके और बीए फाइनल तक एफसी कॉलेज हिसार जो है मैं रही। और वहाँ पे भी ये था कि स्पोर्ट्स में भी थी, मैं फुटबॉल भी खेलती थी, जूनियर नेशनल, सीनियर नेशनल, तीनों इंटर यूनिवर्सिटी हमारे टाइम में, हमारे कॉलेज में। हिसार में ही इवन मैं कहूँगी कि फुटबॉल की टीम लड़कियों की हमारी तैयार हुई थी। अरे वाह! हाँ, और जैसे फिर मैंने तीनों इंटर यूनिवर्सिटी भी खेली। मैं ऑल इंडिया बेस्ट शूटर भी रही हूँ, राइफल शूटिंग भी मैंने की है, क्योंकि एफसी कॉलेज में ये सब चीज़ें थी भी, रेंज थे, हमें प्रैक्टिस करवाई जाती थी। और मैंने हरियाणा स्टेट को ट्रैकिंग कैंप में भी रिप्रेजेंट किया है, मैं एज अ सार्जेंट जैसे। तो मैं एनसीसी में भी अच्छी थी और मेरे पास ABC तीनों सर्टिफिकेट है मेरे पास, एनसीसी के भी। उसके अलावा सोशल एक्टिविटीज़ में भी जैसे हो ही जाता है, कोई डांस का, वो भी मेरे पास था। और ये करते करते सब चीज़ें, एक पॉइंट आया था कि भाई ऑल राउंडर बेस्ट स्टूडेंट लिया जाएगा कॉलेज में से। तो फिर जैसे मैं बीए फाइनल में थी तो कॉलेज का चुनाव आ गया, उस टाइम इलेक्शंस थे कॉलेज में। मेरे को सभी जो मैं हॉस्टल में थी, और हॉस्टलर्स बहुत मतलब चुनाव लड़ती ही नहीं थी, क्योंकि हॉस्टल से जाना और ये सब चीज़ें, सभी हॉस्टल की लड़कियां, इवन कॉलेज की लड़कियां, सब मुझे पुश कर रही थी कि आप इलेक्शन लड़ो दीदी। तो मैं उनको डिनाई कर रही थी, मैं कह रही नहीं कुछ नहीं होता, तुम लोग वैसे ही मेरा कहना मानते हो। सडनली मेरे फादर वहाँ पे आ गए, तो क्या बात होगी? बोले अंकल देखो ना दीदी तो इलेक्शन के लिए मना कर रही है। तो मेरे फादर ने मुझे कहा, बावड़ी बेटी तू मेरी बेटी होके तू चुनाव के लिए मना कर रही है, नहीं तुझे इलेक्शन लड़ना है। तो उन्होंने मुझे पुश किया और फिर मैंने कॉलेज का इलेक्शन लड़ा। उस टाइम हिसार में सबसे ज़्यादा 100 वोटों से मैं जीती थी कॉलेज में, मतलब बाकी तो 2-4, 5-6 जैसे रहता था डिफरेंस जो है। तो 100 वोटों से मैं जीती और सबने मेरा साथ दिया। और इवन मैं कहूँगी फादर साहब की बदौलत, जैसे उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए। आपकी माता भी सरपंच रही गांव की, तो ये मैं कहूँगी जेनेटिक नेतृत्व करने वाली क्षमता रही आपके भीतर। कह सकते हो, ये भी कह सकते हो, लेकिन उससे भी बड़ा प्लस पॉइंट जब देवलाल जी, जिनके आगे मैं तो कहूँगी राजनीति, उनके जैसी राजनीति जो है शायद ही कोई पॉलिटिशियन कर पाए। तो एक्चुअल में अगर लीडर्स जिसको मैं मान सकती हूँ, तो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी और ओम प्रकाश जी। अब जिस समय आप कॉलेज में थी, सरकार उस समय कौन सी थी? चौधरी बंसीलाल जी उस टाइम प्रेजेंट में उन्हीं की थी, क्योंकि तब इलेक्शंस थे। तो उसके बाद से जैसे जब मैं थी प्रेजेंट, मेरे बाद एक बार और इलेक्शन होता है, उसके बाद ये स्टॉप हो गया था, इलेक्शंस हुए नहीं कॉलेजेस में। तो चौधरी बंसीलाल जी थे। कभी आपकी उनसे मुलाकात हुई? मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उस टाइम क्या था कि जो एक्टिव पॉलिटिक्स में जो लोग थे, वो कॉलेज में से जो लीडर्स थे, जो बच्चे थे, जो उभरने वाले बच्चे, उनको बड़ा कैच करते थे। तो मेरे पास ऑफर आया था कि 3 मिनट के लिए ना रैली में, जैसे वो मुझे 3 मिनट दे देंगे बोलने के लिए। बट उस टाइम एक बड़ा सुशील कुमारी कांड हुआ था हिसार में, एक लेक्चरर थी वो उनके। तो जैसे दादी और माँ बोले कि नहीं ये सब ठीक नहीं है, पॉलिटिक्स में लड़कियां सेफ नहीं है, इसलिए। और फिर आपकी शादी किस तरह से तय होती है चौटाला परिवार में? देखिए, चौधरी देवलाल जी जो हैं वो बहुत बड़े, मैं तो ये कहूँगी, जो थे एक हरियाणा में सबसे बड़ा परिवार। और उनकी तरफ से जब ऑफर आया कि भाई, तो माँ बाप ने उस चीज़ को कहा कि बिल्कुल ठीक है। हालांकि मेरा ये था कि भाई मुझे लॉयर बनना है, या होता है जैसे लड़कियों का कि नहीं मुझे DU में एडमिशन लेना है। और ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ आपको कि मैं बेस्ट शूटर भी थी, या मैं जैसे स्पोर्ट्स में भी थी, तो ये सब चीज़ें मेरा इसीलिए था क्योंकि
उसमें क्या है ना, यूनिवर्सिटी आपको 5% अलग से मार्क्स मिलते हैं और स्पोर्ट्स के अलग से मिलते हैं। तो मेरे पास पूरा जुगाड़ होना चाहिए कि मैं डीयू में एडमिशन ले सकूं। हाँ। तो ये था। बाकी जैसे नॉर्मल आम अपने होता है घरों में, वही प्रोसीजर था शादी। अरेंज मैरिज थी हाँ आपकी। जी, हाँ जी। और फिर जब आप आए चौटाला परिवार में, अब क्या तब्दीली आई आपकी लाइफ में? देखो, हर लेडी के लाइफ में आती है, एक अपने मायके से दूसरी जगह आना और फिर उन सब चीज़ों में अपने आप को एडजस्ट करना। तो बाकी कोई मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई कि भाई मतलब जो संघर्ष हो, ठीक है, नॉर्मल था। दादाजी को मैं हमेशा फॉलो करती थी, उनको देखती जब बहुत खुश होती थी भी, जैसे दादाजी आएंगे, आज दादाजी के साथ बहुत सारे लोग आएंगे, कभी लंच था क्योंकि मेन रोड डवाली में ही घर है, तो दादाजी आते जाते रुकते जरूर थे। तो एक और फिर दूसरा ये था कि जो पॉलिटिकल घराने उनमें चाय पर लोग बाग बहुत आते जाते रहते थे, इन बिटवीन कुछ ऐसा नहीं लगा। ताऊ देवीलाल शायद इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे जब आप चौटाला परिवार में आए? नहीं। अच्छा। 2004 में अच्छा, आप उनसे तारुफ हुआ आपका? हाँ, बहुत बार। मैंने बताया ना, दादाजी आते थे तो खुशी होती थी, दादाजी आएंगे, उनकी पसंद की चीजें बनाते थे। जैसे उनको देसी चीजें, पेठे की सब्जी, पापड़ की सब्जी, बड़ी की सब्जी बहुत पसंद थी, खीर बहुत पसंद थी। तो ये सब चीजें हम दादाजी के लिए बनाते थे और वो बड़े खुशी खुशी खाते थे। और अपने से ज्यादा मैंने उनको जो चीज मैंने उनकी देखी ना, वो अपने से ज्यादा जो 7 लोग आए होते थे ना, उनकी फिक्र रखते थे कि उन्होंने खाना खाया कि नहीं खाया। जब ये हो जाता है दादाजी सबने बाहर खा लिया, तब वो अपना खाना मंगवाते थे कि अब मेरा ले आओ लो। और जितनी सब्जी उसमें होती थी पूछते थे भी ये सब उनको भी डाली है कि नहीं डाली। मतलब उनका मतलब बहुत कुछ आप सीख सकते हो। उनका जो नेचर था ना, वो इसी तरीके का था कि उनको ये नहीं था कि भाई मेरे लिए कुछ रहे ना रहे, लेकिन जो मेरे साथ हैं सब, वो उनके लिए सब कुछ होना चाहिए। अच्छा, हरियाणवी परिवारों में ना मैंने देखा कि उस समय तक बहुएं ससुर से नहीं बोलती थी, बहुएं जो ससुर के जो पिताजी हो गए उनसे भी नहीं बोलती थी। तो आपका किस तरह से संवाद रहता था? नहीं, मेरा रहता था। बल्कि दादाजी एक ऐसी हस्ती थे जो खुश होते थे कि भाई ठीक है, भी बहुत ज्यादा तो नहीं बोलते थे, लेकिन जितना भी राम राम करके वो पूछते थे, वो हाल चाल भी पूछते थे, फिर ये भी पूछते थे ये किसने बनाया खाना जैसे। तो वो एक बहुत प्यार से, उनका एक अलग था उस टाइम का जो मैं कहूँ बुजुर्गों का जो नेचर होता है, थोड़ा कंजर्वेटिव नेचर बिल्कुल भी नहीं था उनका, बड़ा अच्छा वो, बल्कि वो और इनकरेज करते थे, मतलब चाहे बहू हो चाहे बेटियाँ हो। हाँ, चौटाला साहब जो है पिताजी हैं, उनसे बहुत कम जो है बोलना होता था, लेकिन मैं तो फिर भी बोल लेती थी। मुझे मतलब कभी, क्योंकि मेरी जो अपब्रिंगिंग हुई, मेरे फादर से बहुत अटैचमेंट रही, तो मैं तो एज अ फादर ही देखती रही हमेशा, तो मैं बोल लेती थी, कोई दिक्कत नहीं थी। आपके ससुर जी प्रताप साहब और ओम प्रकाश चौटाला साहब, इन दोनों के बीच में राजनीतिक तौर पे एक तरह की मैं कहूँ कि प्रतिद्वंद्विता रही, प्रतियोगिता सी रही दोनों के बीच में। अब आप इस रिश्ते को किस तरह से बताएंगी या किस तरह से आप इसको परिभाषित कर पाएंगी? देखिए, जैसे अमूमन होता है दो भाइयों का, कभी खट्टा कभी मीठा, उस तरीके का रहा। और जहाँ तक राजनीतिक आपने सवाल किया, तो देखो हो सकता है मेरी माँ के विचार अलग हों, मेरे अलग हों। पॉलिटिकल जो स्टेज है उसके ऊपर आपकी ज़रूरी नहीं कि आपकी विचारधारा मैच करे, तो वो उनकी विचारधाराओं का ही फ़र्क था। बाकी उन्होंने हमेशा जो है एक बात हमेशा कही कि हम सबको अगर किसी ने पढ़ाया, संघर्ष किया, तो चौटाला साहब का वो हमेशा नाम लेते थे कि हमें हमारे भाई ने पढ़ाया। तो ये एक बड़ी रिस्पेक्ट उनके प्रति जो थी। जब जो सज़ा हुई चौटाला साहब को, उस टाइम उन्होंने सारी चीज़ें छोड़ के कहा कि मेरे भाई से बड़ी कोई चीज़ नहीं है मेरे लिए। तो उसी टाइम उन्होंने वो सारी खटास जो है ख़त्म कर दी थी, और उन्होंने कहा कि मैं मेरे भाई के साथ हूँ, ये जो संकट की घड़ी है, मैं मेरे परिवार से अलग हो ही नहीं सकता। उनके बयान भी हैं, उन्होंने सार्वजनिक रूप से जो है इस चीज़ को ऐलान कर दिया था। ये 2013 की बात है? जी, 2013 में उन्होंने खुद ये कहा कि मैं मेरे भाई के साथ हूँ, और ये जो संकट की घड़ी है, हमारा परिवार एक है, मैं उनके साथ।
लेकिन जैसे कि पुरुषों के बीच का मुकाबला है ये, महिलाओं पे कोई असर होता था कि हम आज उनसे लड़े हैं या हमने उनके बारे में कुछ बोला है तो महिलाएं नहीं बात करेंगी दूसरे परिवार की महिलाओं से, ऐसा रहा? नहीं, ऐसा मैंने कभी महसूस नहीं किया, कभी भी ऐसा नहीं रहा भी। सामाजिक तौर पे जब भी मिले तो एक दूसरे का आदर सम्मान करना और एक दूसरे से बातचीत करना वो जारी। परिवार में आना जाना रहा? हाँ, परिवार में महिलाओं का रहा एटलीस्ट। ऐसी कोई रंजिश या कोई इस तरह वाली कोई बातचीत ऐसी नहीं कोई थी? रंजिश वाली ऐसी बात नहीं थी कि भी बिल्कुल तलवारें तन जाएं या वो, ऐसा कुछ नहीं। और फिर आपने राजनीति में आने का कब सोचा? 2018 में मुझे अभय सिंह जी ने जो है ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म दिया। उससे पहले जो डिस्प्यूट हुआ उसके चलते फिर ये था कि महिलाओं को कैसे बाहर लेके आए या कैसे उनको हम कन्विंस कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी जो बात थी वो ये थी कि घर की कोई महिला जाए तभी तो और महिलाओं को हम निकाल सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने 2018 में मुझे ये जिम्मेवारी दी और महासचिव, प्रधान महासचिव की जिम्मेवारी मुझे दी गई पहले। तो उसको निभाते निभाते मैंने अपनी तरफ से 100% देने का कोशिश की। जब इनेलो 2 फाड़ हुई, आप लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं थी उस समय, और आप लोगों को क्या ये खल रहा था कि परिवार टूट रहा है, बिखर रहा है? वो सबको नजर आ रहा है। एक होती है ना कि घर की लड़ाई हो, 4 दीवारी के भीतर हो जाए, चलो ठीक है, बातचीत हो जाती है, और जब पूरे सूबे के लोगों के सामने वो खटास, वो बातचीत, वो तंज, वो सब चीजें सब लोग देखें। हाँ, ये एक बड़ा दुखदाई था उस टाइम जो है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो दादाजी ने संघर्ष किया, हरियाणा के निर्माता वो, फिर ओम प्रकाश जी चौटाला ने एक एक ईंट जोड़ के और ये पूरी पार्टी खड़ी की। तो उस समय जब ये बिखर रहा था, पॉलिटिकल डिस्प्यूट बहुत, मतलब ये दुखदाई था। और समाज में जो हम रहते हैं, जैसे समाज में, उसमें ये चीज़ें बड़ी काउंट की जाती हैं कि एक बड़ा घराना और इस तरीके से आपस में हम हमारे जो माँ थी वो इस चीज़ को बहुत महसूस करती थी कि, क्योंकि एक तो वो था कि वो फैसला कराती थी लोगों का, आज घर का फैसला नहीं हो पा रहा, तो वो उस चीज़ को बहुत महसूस करती थी। तो वो बड़ा दुखदाई था वो पल, जो वो समय था वो बहुत ही दुखदाई था। और नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, क्योंकि हर तरफ से एक ही आवाज़ आ रही थी कि इस बार गवर्नमेंट बनेगी। तो सब चाहते थे कि गवर्नमेंट बनने और परिवार भी ना टूटे। जब चौटाला साहब ने भी जो है कि रिक्वेस्ट यही की थी कि तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरा वर्कर मारा जाएगा, मैंने पहली बार ये महसूस किया कि जो बात आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला हमेशा कहते हैं कि मैं एमएलए बना लूँगा, मैं एमपी बना लूँगा, लेकिन मेरा वर्कर मुझसे दूर नहीं होना चाहिए, मुझे मेरा वर्कर अजीज़ है। उस टाइम उनके आंखों में वो दर्द देखा कि मेरा वर्कर मारा जाएगा। और उन्होंने दुष्यंत से भी ये आग्रह किया था कि तू जो कहेगा वो हो जाएगा, लेकिन तू मेरे वर्कर को मत मार, इस चीज़ के ऊपर तुम मत जाओ। तो लेकिन पर चलो, जो समय था वो बीत गया, अब तो हो चुका जो होना था। लेकिन पहल की गई थी ओपी चौटाला साहब की ओर से कि सबने बहुत कोशिश की कि जेजेपी ना बने। हाँ, जेजेपी नहीं, परिवार ना टूटे जी। जेजेपी का तो पता ही नहीं था भी बनेगी कि नहीं बनेगी, लेकिन परिवार ना टूटे और ये इकट्ठे रहें, संगठित रहें, ताकि हरियाणा प्रदेश में गवर्नमेंट आए। और हरियाणा प्रदेश के लिए देखो, बहुत कुछ आज तक जितनी भी जन कल्याण की नीतियाँ बनी हैं वो इंडियन नेशनल लोकदल के राज में बनी हैं। बड़े फख्र से हम इस बात को कहते हैं। तो वो चाहते थे कि हरियाणा बच जाए किसी ना किसी तरीके से। तो इसमें सबसे ज्यादा तल्ख तेवर कौन किए हुए थे, होते ना, जिद पे कौन अड़े हुए थे? दुष्यंत चौटाला, अजय चौटाला, दिग्विजय, नैना चौटाला, कौन थे? देखिए, कहते हैं ना, लड़ते हैं कि तो माँ दो हो जाती है। दो भाई लड़ रहे होंगे, वो कहेंगे तेरी माँ ऐसे, दूसरा कहेगा तेरी माँ, जबकि माँ तो एक ही है। तो तलख तेवर जो थे, देखो मैं इतना कह सकती हूँ कि आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने जो अपनी मौसी हैं, जो मेरी मदर इन लॉ आप लगाओ, उनको एक बात कही थी। उन्होंने डांट के कहा कि अरे तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, अभी देखो मेरी बहन बहुत परेशान है। तो उन्होंने एक ही बात कही कि आप जो फैसला कर दोगे मुझे वो मंजूर है, वो मानने। उन्होंने हर किसी को, सिर्फ उनको नहीं, आप अगर जो बड़े जो होते हैं सबको एक ही बात कही कि मैं, अगर ये कहोगे कि चुनाव नहीं लड़ना तो मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। अगर ये हो जाता है कि अगर इस तरीके से घर में फूट ना हो तो मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। उनकी तरफ से मैं ये बात कह सकती हूँ कि उन्होंने कोशिश की और सामने से वो कोशिश जो है
वो नहीं हो पाई। कहीं ना कहीं ये था उनको, या तो किसी ने, देखो आपस में तोड़ने वाले बहुत लोग थे अगर हम किसी की सुनने लग जाएं तो, या तो किसी ने इस बात को दिमाग में डाल रखा होगा कि भी आप लोगों को आगे नहीं बढ़ने देंगे, जबकि पूरा हरियाणा इस बात को जानता है कि दुष्यंत को चुनाव लड़वाना, एमपी का जो चुनाव लड़वाया वो भी अभय सिंह जी ने टिकट धक्के से लेके, जबकि चौटाला साहब कह रहे थे कि अभी एज नहीं है, थोड़ा काम करने दो, पॉलिटिकल स्टेज पे आने दो, पॉलिटिक्स सीखने दो। तो उन्होंने, अभय सिंह जी ने ये कहा कि नहीं, मेरा भाई इस बात को महसूस ना कर ले कि मेरे बच्चे कहीं पीछे रह गए। तो ये तो देखो दिखती बात है सबको, तो ऐसा तो अभय सिंह जी नहीं चाहते थे कि उनको कहीं से भी पॉलिटिकल लॉस हो, लेकिन उनके दिमाग में कहीं ना कहीं किसी ने ये डाल रखा था, इस वजह से शायद ये परिवार में हो गया सब चीज़ें। अब उस समय मुझे एक वीडियो मेरे जहन में चल रही है, वो पी चौटाला जी की धर्मपत्नी की। अब उस समय शायद वो अपने अंतिम क्षणों में थी। अब वो दिग्विजय और दुष्यंत चौटाला को लेके कह रही है कि ये व्यक्ति मेरी मृत्यु के बाद कुछ इस तरह से कि वो मेरे इर्द गिर्द ना आए या मैं उनको ना देख पाऊँ, कुछ इस तरह की वो टिप्पणी कर रही थी। अब वो उनमें इस तरह का भाव, इस तरह का दुख वो वाकई था उस समय, बहुत ज़्यादा था वो। मैंने आपको बताया ना, सबसे ज़्यादा महसूस वो कर गई थी इस चीज़ों को। वो टीवी पे बंद करा देती थी कि ये टीवी मेरे सामने मत चलाओ, क्योंकि टीवी पे न्यूज़ उस दिन उस टाइम वो न्यूज़ चलती थी कि बड़े घराने में 2 फाड़ हो गई, एक भाई इधर चला गया, जबकि एक लोग है ना इस चीज़ की मिसाल दिया करते थे परिवार की एकता की, लेकिन उस समय हो गया। और 2 बेटे आपस में इस तरीके से लड़ रहे हों, और जो वजह जो उनके जहन में थी उस वक्त, उनको लग रहा था कि ये दोनों बच्चे जो हैं जिद पे अड़े हुए हैं, इसलिए उन्होंने उनके बारे में ये कहा था कि मेरी अर्थी को भी हाथ ना लगाएंगे, क्योंकि वो बहुत दुखी थी उस टाइम, कहा था उन्होंने। ओपी चौटाला जी की पत्नी और आपकी सासू माँ दोनों बहनें थी? बहनें हैं, मतलब मेरे अच्छा। वो तो हैं, अभी माँ चले गए। हाँ, अच्छा, दोनों बहनें रही हैं। तो दोनों के बीच में इस तरह वाला ये जब बातचीत होती थी, आप लोग अक्सर सुनते थे, समझाते थे उनको? नहीं, वो महसूस करती थी माँ ना भी, जैसे ऐसे नहीं होना चाहिए। वो तो हर एक, जैसे उनका नेचर ऐसा था कि अगर मेरी गलती है ना, तो वो ये नहीं देखती थी, वो मुझे कह देंगे भी देखो ये तेरी गलती है। अगर खुद के अपने बच्चों की भी गलती है तो वो पूरा उनको मतलब डांट देना और बोल देना कि ना ये ऐसी चीज़ें नहीं चलेंगी। तो उनका थोड़ा नेचर वैसा था। गांव में जितने बहुत सारी हमने देखा, माँ जाने के बाद लड़कियां, शादी उनकी की, शादी में उनको दहेज वगैरह देना, और बड़ी सोशल थी, बहुत सोशल थी। जब परिवार का मजबूत स्तंभ जब चला जाता ना, पूरे परिवार की नींव हिल जाती है। उनके जाने के बाद ऐसा रहा, महिलाओं ने फिर संभाला उनका जो एक दारोमदार था या उनकी जो जिम्मेदारी थी वो सारी। मैं ये कहती हूँ जो जिम्मेदारी माँ संभाल सकती थी वो शायद आज तक हम भी ना संभाल पाए, क्योंकि वो इतना सब कुछ, मतलब कहीं अगर किसी के जाना है, कांड मुखांड जानी है, शादी ब्याह जाना है, माँ हर जगह मौजूद रहते थे। और गांव से फार्म हाउस तक 20-20, 30-30 लेडीज का तांता कभी टूटा नहीं था। मतलब वो बहुत सोशल थी। वो उनका कमाया हुआ तो मैं कहती हूँ हम तो उससे आधा भी कमा ले तो बहुत है। फिर आप राजनीति में आगे जाती हैं, पहला चुनाव आप लड़ती हैं, किस तरह वाला अनुभव रहता है ये आपका? और क्या उस चुनाव से पहले आपको मालूम था कि मैं चुनाव लड़ने वाली हूँ? नहीं, लोकसभा का चुनाव था, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मुझे ये चुनाव अभी हिसार से ही? हिसार से लोकसभा से। अच्छा, इसमें तो बड़ी दिलचस्प बात हुई कि नैना चौटाला जी भी, आप भी, और उधर से जयप्रकाश जेपी थे कांग्रेस से, और बीजेपी से चौधरी रणजीत सिंह जी भी। वही तो, एक परिवार के 3-3 व्यक्ति थे। तो ये मुझे नहीं एक्चुअली पता था कि मुझे ये चुनाव लड़ना है। और अभय सिंह जी ने कहा कि ये चुनाव लड़ना है, तो मैंने कहा जी ठीक है। मतलब मेरे लिए ये था कि एक चीज़ मैंने जो अपने पेरेंट्स से सीखी है, ना नहीं करो, हाँ करो, जैसा हो सके अपना बेस्ट दो, बाकी तो मालिक है। तो मैंने कहा जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चुनाव लड़ा। चुनाव में अच्छा ये लगा कि एक चीज़ मैंने जो फील की, वो जो मैं आज भी कहती हूँ, और मैं इसीलिए बड़ा मजबूती से INLD के हमेशा सपोर्ट में और तर्क वितर्क में मैं हमेशा खड़ी रहती हूँ। क्योंकि एक चीज़, मैं जब भी गई, जिसके भी पास गई, बड़े बुजुर्ग, बच्चे या महिलाओं के पास,
किसी ने भी INLD पार्टी को क्रिटिसाइज नहीं किया। वो सिचुएशन वो अलग थी, लोगों के दिमाग में एक बात फीड हो चुकी थी कि बीजेपी को बाहर करना है तो कांग्रेस को सपोर्ट कर दो। कहीं ना कहीं किसान आंदोलन से भी ये बात निकल के आई थी कि वो भी जो किसान जो नेता थे सब इस चीज़ को सोच रहे थे कि एक बार बीजेपी को आउट करें। और इंडियन नेशनल लोकदल में बड़ा बिखराव हो चुका था, तो लोग, हम अभी उसको समेट ही रहे थे, तो लोगों के दिमाग में ये था कि भाई कांग्रेस को वोट करना है। लेकिन मैं जिस भी गांव में गई, आप मेरा फेसबुक पे उठा के देखो, मान सम्मान बहुत ज़्यादा सबने दिया और सबने एक चीज़ को बड़े जोर शोर से माना कि आज तक हरियाणा का अगर भला हुआ है ना तो इंडियन नेशनल लोकदल के राज में हुआ है। ये बात सबने मुझे बड़े खुले लफ्ज़ों में कही। और बहुत सारे ऐसे किस्से देवीलाल जी के, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला के, मैं गाँव में गई तो मैं सुन के आई कि एक किस्सा तो मैं बताती हूँ आपको कि बोले कि एक लेडी गई, बोले मेरा बेटा है उसको नौकरी लगाओ। जो देवलाल जी, बस नौकरी लगाना पड़ेगा, हर बार चली जाती तो बोले भी तो बता कितना पढ़ा, बोले पढ़ा तो कुछ नहीं है। बोले कंडक्टर लगाओ। उस टाइम क्या होता था, कंडक्टर बड़ा आप मानते थे भी मेरे छोरे ने कंडक्टर ला दे, तो बोले कंडक्टर, बोले पढ़ा हुआ है क्या? नहीं। बोले ना पढ़ा तो नहीं है। बोले तो टिकट तो नहीं काट सकता। तो बोले भाई टिकट नहीं काट सकता, टिकट पाड़ तो सकता है। तो चेकर लगा दिया उसको। कि ये ऐसे किस्से भी हम हरियाणा प्रदेश में मतलब किसी को पीछे ना रखा जाए। और सबसे बड़ी चीज़ आप देखो, नंबरदारी प्रथा शुरू करी ताकि हर वर्ग ऊपर आए। और चौटाला साहब ने महिला आयोग का गठन किया और हर मतलब पहले ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने सबसे ज़्यादा ग्रांट दी, रिकॉर्ड है उनके नाम कि सबसे ज़्यादा हरियाणा प्रदेश में ग्रांट देने वाले, यानी कि जहाँ पे भी गई बहुत प्यार मिला, बहुत मान सम्मान मिला। ज़रूरी नहीं होता कि वोट भी लोग दें, लेकिन मान सम्मान मिलना भी एक मेरी नज़र में बहुत बड़ी बात है। चुनाव के दौरान रणजीत साहब से, नैना जी से कभी बातचीत हुई आपकी, या कभी जैसे मिल जाते थे तो क्या विरोधी के तौर पे देखते थे या सिर्फ ऐसे परिवार के लोग हैं, दुआ सलामी करें और चलिए अब आगे वाले प्रोग्राम की ओर चले जाएं? नहीं, मेरा कभी उनसे उस दौरान आमना सामना तो नहीं हुआ। जो हमारी चाची जी हैं वो मिली थी मुझे एक गांव में, जिस दिन वोटिंग थी उस दिन, तो उनके मैंने नॉर्मली पैरों के हाथ लगाया था कि राम राम करके, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि पॉलिटिक्स को हमेशा सामाजिक उससे अलग रखना चाहिए। सामाजिक आप हैं, आपको रहना चाहिए। जब आप सामाजिकता के अंदर जब राजनीति ले आएंगे तो वो गलत होता है, लेकिन राजनीति में अगर आप सामाजिकता को लेके चलेंगे तो वो एक बहुत अच्छी बात है। जो कि मैंने जो सीखी है, जो मैंने देखा है, चौटाला साहब को भी देखा है, दादाजी को भी देखा है, तो मैंने वो चीज़ें वहाँ बड़ी खुले उसमें देखा है कि सामाजिक वो थे और इसीलिए वो इतना ज़्यादा ऊपर गए। क्योंकि जब तक हम समाज में जो चीज़ें हैं, जो समाज की बुराइयाँ, उनको हमें लेना नहीं है, उनको हमें छोड़ना है सामाजिक बुराइयों को, और राजनीति में अच्छी चीज़ें लेके आना है। तो मुझे कोई, तो चौटाला परिवार की दो महिलाएं, एक है सुनैना चौटाला, एक है नैना चौटाला, दोनों हमें एक्टिव नजर आती हैं, या कहूँ कि सक्रिय राजनीति में आप दो ही हैं, तो एक दूसरे को प्रतिद्वंदी के तौर पे देखती हैं राजनीतिक तौर पे क्या? देखिए, उनका तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैं ये कभी नहीं सोचती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ हर आदमी अपना कर्म अपना काम करता है। अगर आप इस चीज़ में जाओगे कि वो प्रतिद्वंदी है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप फोकस्ड होने चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए। अब आप देखो, जैसे अर्जुन जो थे, वो उनका क्या था कि मुझे सिर्फ मछली की आंख दिख रही है, तो मेरा यही फोकस है कि मैं पूरे विमेन एम्पावरमेंट के लिए अगर मुझे मौका मिला है तो मैं क्यों ना विमेन के पास जाऊं, उनको क्यों ना जागरूक करूं, और मैं जिस स्टेज पे हूं, पॉलिटिकल स्टेज है, क्यों ना उनसे साझा करूं। मैं हमेशा अपने स्पीच में कहती हूँ कि आप लोगों के बिना मेरा ये स्टेज अधूरा है। जब तक आप लोग यहाँ आके, मैं चाहती हूँ हर महिला ऐसी हो, हर गांव में एक ऐसी महिला हो जो खड़ी हो और स्टेज से आके समाज को ये बताए कि गांव में आज महिलाओं को इस तरीके की दिक्कत है। अब वो मैं एक बात और भी कहती हूँ, मैं रोए बिना तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो इसलिए हमें बोलना आना चाहिए, सभ्य तरीका, सभ्य होना बहुत ज़रूरी है। सभ्य तरीके से, सामाजिकता से हमें अपनी बात को रखना आना चाहिए। लेकिन मैं कहूँ कि हरियाणा में बहुत कम महिलाएं हैं जो हैं सोशल फील्ड में हैं, पॉलिटिकल हम देख रहे हैं कि घरानों से ही जो महिलाएं आ रही हैं,
वही चुनाव लड़ती हमको दिखती हैं। अब जो सरपंच महिलाएं होंगी तो उनका पति उनका सरपंची चलाता होगा, है ना। महिलाएं घूंघट किए घर में बैठी होंगी और पति उनके पूरी सरपंची चला रहे होंगे, बढ़िया फीलिंग ले रहे होंगे, धाकड़ एकदम। तो आप किस तरह फिर देख पाती हैं कि महिलाएं आगे आएंगी, वो जुड़ेंगी राजनीति से, एक लंबी कतार लगेगी पार्टियों में महिलाओं की, और खासतौर पे वो महिलाएं जिनका राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है? एक्चुअली बिल्कुल, ये आपने बहुत ही बड़ी है, मैं बहुत महसूस करती हूँ जहाँ पे भी जाती हूँ। और मैंने जैसे अभी जो हमारी जिला अध्यक्ष जो मैंने बनाई है, गुड़िया खेड़ा से है लड़की, सुभद्रा, और उसने जिला परिषद का चुनाव जो है जीता है और सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में वोटों से जीती है वो। तो इसीलिए मैंने ये सोच के ही कि इसको अगर हम इनकरेज नहीं करेंगे तो अब ये यहीं तक सीमित रह जाएगी, वापस वही घर वही। लेकिन अगर उसको पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म मिल सकता है तो अगर हम दे सकते हैं, देखो कोशिश है कि दे सकते हैं, तो उसको मैंने जैसे कहा कि मैंने कहा स्पीच भी तुम ज़्यादा नहीं, जो मन में आए बोलो, सोचो कोई नहीं है सामने, इनकरेज मैं करती हूँ उनको। और महसूस तो ये बहुत ज़्यादा करती हूँ कि जैसे आपने बताया और मैंने महसूस भी किया कि सरपंच वो नहीं कहलाती हैं जबकि वोट उनके नाम पे। इस तरीके से हमें महिलाओं को अभी भी बहुत ज़रूरत है कि आगे आए। आज तक आप देखेंगे रिकॉर्ड, बहुत सारी महिलाएं बहुत ऊंचे पद तक गई ज़रूर हैं, लेकिन विमेन एम्पावरमेंट में एक्चुअल में किसी ने कुछ किया नहीं। वो फिर वही राजनीति में घुस के और फिर वो उसी पॉलिटिकल प्रतिद्वंद्विता में चली जाती है। वहाँ ना जाके आपको एक अलग पहचान होनी चाहिए, आप एक अलग ऐसा काम करें जिसको जैसे कि चौथ देवलाल जी को आज बुजुर्ग याद करते हैं बुढ़ापा पेंशन को लेके, तो क्यों ना महिला को भी याद किया जाए। तो आप ऐसा काम करो, सोच है कि ऐसा ही करें जिससे कि हर एक महिला इस बात पे प्राउड फील करे कि चलो ठीक है, कोई तो थी जो हमारे लिए इतना कुछ करके गई। एक गांव का किस्सा मुझे याद आया कि हरियाणा विधानसभा का एक चित्र था। तो मेरे गांव की किसी ताई ने कहा कि यार तो सारे मर्द दिखे हैं, लुगाई कड़े बैठी हैं बेबे। मैं तेरे मैंने ढूंढनी पड़ रही है कि इतने सारे मतलब कौन कौन बैठी हैं, ये मैंने बताई, इनके नाम बता। तो आप सोचिए कि हमारे देश की संसद में, हमारी विधानसभा में महिलाओं को लेकर जो बात कही जाती है कि पार्टी, आप खुद देखिए कितनी कम टिकट देती है महिलाओं को और कितनी कम भागीदारी है विधानसभा में। आप देखिए पुरुष ज़्यादा हैं, महिलाएं कम हैं, देश की संसद में भी देखिए। तो हमें तोड़ना पड़ेगा इन सभी चीज़ों को, और तोड़ेंगी राजनीतिक पार्टियां आम लड़कियों को मौका दे के, उनको चुनाव लड़वा के। तो इनेलो इस प्लान पे है। बिल्कुल, इनेलो ने 33% का अभय सिंह जी, देखो मैं आपको बताती हूँ कि मैं जब निकली थी 2018 में, मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि लेडीज़ को निकालना, काम वो नहीं छोड़ेंगे, टाइम नहीं देंगे। लेकिन अभी के मैं बताती हूँ, अभी रिसेंट मैंने 22 जिले जो हैं सब में जाके मीटिंग्स की हैं। पहले मैं जिला अध्यक्ष हमने नियुक्त की, उसके बाद हमने हल्के की तरफ जैसे भी हम हल्का वाइज भी महिलाएं नियुक्त करें। तो जो मीटिंग्स हुई, जो उनमें इंटरेस्ट मैंने देखा लेडीज़ का, बहुत अच्छा इंटरेस्ट था। और उनको अगर प्लेटफॉर्म मिले, अगर उनको सही चीज़ें मिले तो वो क्यों नहीं आगे आएंगी, वो ज़रूर आएंगी। और INLD इस चीज़ के लिए वचनबद्ध है। कम से कम मैं तो ये बात हमेशा मानती हूँ कि जब भी मैंने अभय सिंह जी को कहा कि वो जो लेडीज़ आगे आ सकती है, कि उसका नाम जैसे मैंने रिकमेंड किया, तो उन्होंने बड़े अच्छे से कहा कि नहीं बोलने वाली है, काम करने वाली है, तो उसको लेके आओ आगे। हमेशा उन्होंने ये बात की। उससे भी बड़ी चीज़ क्या है, आज आप देखो गांव में आप जाओगे, मैं मैं गई हूँ 4200 किलोमीटर की परिवर्तन यात्रा के दौरान, मैं लगभग हर गांव को, हर हल्के को तो टच करके आई हूँ। हल्के के 10-10, 20-20 गाँव में मैं जाके आई हूँ पैदल। वहाँ मैंने एक चीज़ देखी, लेडीज़ जैसे खाली टाइम होता है दरी बनाती हैं, पंखी बनाती हैं और लेस भी बनाती हैं। वो जो उनका टैलेंट है वो किसी को निपटा गुमनाम है। और वो हमको नॉर्मल लगता है कि सब तो करती रही हैं, सब तो करती रही हैं, नॉर्मल। और वो एक नॉर्मल चीज़ नहीं है। आप देखिए, उसके लिए आपको टाइम चाहिए। सबसे बड़ी चीज़, वो वेस्टेज से बनाती है चीज़ें, वो उसके ऊपर खर्च करके नहीं बनाती, वो अपने दिमाग से उन चीज़ों को कितना, मतलब ऐसा तो नहीं है कि उनको वो सब चीज़ें उन्हें आती हैं। अगर उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिले, जो कि अगर बाहर देश में अगर ये सब चीज़ें हो तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार हो सकता है, तो क्यों ना वो आगे आए। उनको अगर आपके पास आपकी खुद की 5 रुपए भी इनकम है ना, तो उससे महिलाओं में आत्मसम्मान, आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो वो आत्मविश्वास और आत्मसम्मान हमें बढ़ाना है। ये भी चर्चा चल जाती है ना कि राजनीति महिलाओं के लिए सेफ नहीं है,
या जो घरानों की महिलाएं हैं सिर्फ उनके लिए ही ये सेफ है, या उनको ही वहाँ पे स्पेस मिल सकता है? एक आम लड़की को स्पेस क्यों और कोई क्यों देगा? देखिए, ये ना समय समय पे ये चीज़ें धारणा जो है बदलती रही, मैंने देखा है। जिस टाइम मैं कॉलेज में स्पोर्ट्स में थी तो उस टाइम ये धारणा थी लड़कियों के लिए स्पोर्ट्स ठीक नहीं थी, लेकिन आज लड़कियां स्पोर्ट्स में बहुत जा रही हैं। बहुत जा रही हैं। अभी ये चीज़ है कि पॉलिटिक्स में कहीं पे, वैसे तो आप सेफ कहीं पे भी नहीं हो जब तक आप खुद अपने अंदर, आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है, खुद आप बोल्ड नहीं है, तो आप सेफ नहीं हो। लेकिन खुद के अंदर से जब ये चीज़ पैदा होगी ना, एक माँ अपनी बेटी को, एक बाप अपने बेटे को घर से सपोर्ट, घर से मजबूत बना के निकालेगा तो वो बेटी मजबूत हो जाएगी। हम भी तो हैं, आप भी बैठे हो, आपके भी पीछे से बैकग्राउंड होगा, मैं भी बैठी हूँ। परिवार की सपोर्ट होना एक बहुत बड़ी चीज़ है। और अपने, मैं तो यही कहती हूँ हमेशा, भी अपनी बेटियों को कभी भी पीछे मत धकेलो, उनको बराबर, एटलीस्ट बराबर रखो बेटों के। मैं ये नहीं कहती कि आप आगे ले जाओ, लेकिन बराबर एटलीस्ट जरूर रखो। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि जो समाज है वो एक पक्षी है, उसका एक पंख तो पुरुष है लेकिन दूसरा पंख महिलाएं हैं। अगर एक भी पंख कमजोर रहेगा दोनों में से तो पक्षी ऊंचा नहीं उड़ सकता। तो जब तक समाज ऊपर नहीं जा सकता हमारा, जब तक कि दोनों पंख बराबर मजबूत नहीं होंगे। तो इसलिए राजनीतिक स्टेज के ऊपर भी यही बातें हैं, जब तक पुरुषों के बराबर महिला राजनीतिक में मजबूती से नहीं आएगी तब तक ये राजनीति भी ऐसी ही रहेगी। तो इसलिए ये एक कोशिश है कि जैसे कि अभय सिंह जी ने कहा है कि 33% महिलाएं तैयार कर टिकट मैं दूंगा, तो वो है। ओपी चौटाला साहब अपने अंतिम समय में अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन वो आते रहते थे अपने अपने मतलब बहुओं से मिलने, बेटों से मिलने, इस तरह। तो इधर रुका करते जहाँ आपका घर है वो। हाँ, नहीं, पिताजी के पास हम जैसे गुड़गांव चले गए, उनका एक मैंने बहुत जो उनकी कामयाबी के पीछे कारण देखा। अगर वो कहीं चले गए तो वो वहाँ के जिला अध्यक्ष को, हल्का अध्यक्ष को या वहाँ की टीम को एक बात कहते थे, मेरा 1 घंटा वेस्ट नहीं होना चाहिए। इतना वर्क करते थे वो। लास्ट टाइम पे हॉस्पिटल में नहीं थे, वो घर पे ही थे। जो लास्ट मोमेंट थी वो घर पे थे। और उससे 4 दिन पहले गुड़गांव में एक मैरिज अटेंड करके आए थे कि शादियों में जाना, और उन कार्ड, अगर उनको कार्ड कोई वर्कर दे के चला गया कि साहब मेरी शादी में आना, तो चाहे वो कहीं पे भी हो वो उस शादी में ज़रूर जाते थे। 4-5 दिन पहले मैंने कॉल किया, क्योंकि उससे पहले थोड़ा सा उनको थोड़ी सी सांस में दिक्कत हो जाती थी, कफ हो जाता था क्योंकि एज थी। तो मैंने उनसे फ़ोन किया, मैं पिताजी मैं आपसे मिलने आऊँगी, आप गुड़गांव ही हो या कहाँ पे हो? तो भाई मिलने, कोई ज़रूरी काम है? मैंने कहा नहीं जी आपकी सेहत पूछनी। तो बोले फ़ोन पे पूछ ली, काम करो अपना, मतलब भी वो फील्ड में जाओ, काम करो। इतना भी वो मतलब मुझे ये लगता था कि भाई पता नहीं चौटाला साहब इस चीज़ का तरफ ध्यान करते कि भाई मेरा काम कैसा है कैसा नहीं है, उनको कौन पूछे। अब ऐसे कैसे पूछूं पिताजी मैं ठीक काम कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। तो 31 दिसंबर मेरा एक ना महिला सम्मेलन था उचाना में। अभय सिंह जी ने कहा था कि मतलब सभी हमें दिए थे भी, युवाओं का सम्मेलन, महिलाओं का सम्मेलन, SCBC सभी के सम्मेलन थे हमारे, तो इन बिटवीन मेरा भी था। तो अब मैं कैसे पूछूं भी, होता ही जैसे बच्चा काम करता है तो उसको ये पता होना चाहिए तेरा काम कैसा हुआ कि नहीं हुआ। तो 31 दिसंबर को वो मेरा सम्मेलन था। और 1 जनवरी जो है कागज़ों में चौटाला साहब का जन्मदिन, 1 जनवरी। तो मैंने अगले दिन फ़ोन किया कि पिताजी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, नए साल की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ भाई, और नए साल की वो तो मुझे फ़ोन मैंने किया, मुझे पहले ही उन्होंने कह दिया भाई तेरे को नव वर्ष की बहुत बहुत तेरे को आशीर्वाद। मैंने कहा जी बहुत धन्यवाद पिताजी। और भाई तेरी महिला पंचायत तो बहुत बढ़िया थी। अब मैं ये सोचूं कि भाई उन्होंने इसको देखा है पिताजी ने भी, पिताजी भी हम तो छोटा मोटा काम कर लेते, क्या देखें। फिर मेरे को पता चला कि नहीं, वो बारीकी से हर चीज़ को निगाह में रखते थे। हर चीज़ की जो उनकी पॉलिटिकल सोच थी, सही मायने में अगर कोई राजनीति में चाणक्य अगर आप किसी को कह सकते हो तो वो चौटाला साहब थे। और जैसे व्यवहार होता था उनका उनके तमाम बेटों के साथ, तो उसमें आप कुछ देखते थे कि तलखी किन से ज़्यादा रहती है उनकी, किन से ज़्यादा प्यार रहता है, ऐसा था? वो मैंने ऐसे बैलेंस्ड जो उनको देखा है ना, वो जैसे आम जो वर्कर जो है जिसको आप कह सोचो, अपने वर्कर से ज़्यादा बातें करते थे, ज़्यादा उससे प्यार से पूछना, हर चीज़ वो पूछते थे।
अपने जो घर के जो थे उनसे सिर्फ काम की बात, उनको सिर्फ काम करना, भी ये काम कर लेना। अभय सिंह जी ने जब उनकी तबीयत खराब थी, हम सिरसा में एक मीटिंग थी, तो चौटाला साहब की थोड़ी तबीयत खराब थी, तो बोल दिया कि नहीं पिताजी तो नहीं आएंगे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और वो मीटिंग में चले गए, हम सब चले गए, थोड़ी 5-10 मिनट के बाद पता चल रहा है पिताजी तो आ रहे हैं मीटिंग में। तो मतलब वो इस चीज़ के बारे में किसी के नहीं, उनको कुछ कह नहीं सकता था कोई। मैं नहीं मानती कि किसी बेटे में इतनी हिम्मत हो कि उनको कुछ कह सके। हाँ, दूर दूर वो चाहे कितने, वो सामने आके उनका तेज ही इतना था, उनको कोई कुछ नहीं कह सकता था। और जब ये खबर आई कि ओपी चौटाला साहब नहीं रहे, तो यकीन कर पाना मुश्किल था, क्योंकि हमने उनको 3-4 दिन पहले कहीं कहीं किसी प्रोग्राम में हमने देखा था, वो स्वस्थ लग रहे थे। बिल्कुल बात करते करते जो जैसे जो बताया, जो पास था अटेंडेंट था, उसने बताया कि ना हम बात कर रहे थे कि साहब आप है ना ये ड्राई फ्रूट लो, नहीं तो आपको है ना हम हॉस्पिटल ले जाएंगे। तो कहते क्यों, मैं तो स्वस्थ हूँ, मुझे क्यों ले जाओगे हॉस्पिटल। वो नहाई है, मालिश कराई है, न्यूज़पेपर पढ़ा है, ब्रेकफास्ट करते करते, और एकदम से गर्दन साइड में हो गई थी। मतलब मैं तो यही कहूँगी कि परमात्मा ऐसे बुजुर्ग जो है ना हर घर में होने चाहिए, जो मतलब जिनका जाना, हालांकि वो अपनी एज थी उनकी, लेकिन हमें आज भी ये महसूस होता है कि क्यों चले गए, उनको हमारे लिए बहुत ज़रूरी थे। परिवार को अब कौन मानते हैं कि कौन संभाल सकते हैं या कौन संभाल रहे हैं? अभय चौटाला साहब ही? देखो वो हैं, अभय भाई साहब भी संभाल, मतलब अपनी तरफ से पूरा। हमें तो कोई दिक्कत होती है तो जैसे बताओ, मैं तो सीधा फ़ोन करके कि भाई साहब ये बात ऐसे है, तो वो बड़े आराम से जवाब देते हैं, कोई बात नहीं, हो जाएगा बेटा। जैसे चुनाव की मैं बात बताऊं, जैसे चुनाव उन्होंने लूज़ किया एलनाबाद का, तो मैंने कहा भाई साहब ये तो गलत हो गया, गलत कर दिया एलनाबाद में। उन्होंने इतने, मैं बताऊँ क्यों गलत क्यों कर दिया, जब वोट दे तो ठीक होगी, और अगर नहीं दे पाए तो गलत हो गया ना, अपने को फिर से दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं अपनी भी जो हार थी ना, जो चुनाव के तो मेरे को हमेशा पिताजी की बात याद आई कि चुनाव में कभी हार नहीं होती है, या तो जीत होती है तो सीख होती है। तो मुझे वो सीख मिली कि मेहनत और करनी चाहिए, हो सकता है हमारी मेहनत में कहीं ना कहीं कमी। अच्छा, भरत सिंह बेनीवाल जीत गए, ये सबके लिए बड़ा चौंकाने वाला था कि अभय चौटाला साहब हार गए। क्या कारण आप मानते हैं उनकी हार का? देखिए, भरत सिंह को मैं नहीं मानती कि जीते, क्योंकि आप देखिए बाई इलेक्शन था जो एलनाबाद का, जो किसान आंदोलन के दौरान, उसमें कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे की जमानत जब्त हो गई, और अब जो इलेक्शन हुए उसमें कांग्रेस पार्टी का नुमाइंदा जीत गया, और बीजेपी, यानी कि ये दोनों पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी, ये टाई अप करके चुनाव लड़ती हैं, जहां इनको जरूरत हो, जहां इनको जरूरत ना हो। ये दोनों ही पार्टियों की मिली भगत थी, दोनों ही पार्टियों ने एक बार उस पार्टी ने उस पार्टी को शिफ्ट कराए, अपनी जमानत जब्त कराई, और इस बार इस पार्टी ने इस पार्टी को शिफ्ट। अभय सिंह जी चौटाला को तो जो उनके वोट आते हैं उतने वोट, उससे भी ज्यादा वोट मिले, लेकिन बंटाधार तो इन्होंने अपना करवाया। तो मैं ये मानती हूँ विपक्ष जो है हाथ मिला के चला इस वजह से। अच्छा, एक ये भी बात कही जाती है जनमानस की ओर से कि इनेलो की दो फाड़ कराने में अंदर खाते बीजेपी का भी कुछ न कुछ रोल रहा है, क्या ये सच मानती हैं? देखिए, कहीं ना कहीं ये बातें आती हैं पॉलिटिकल उसमें, और बीजेपी का तो आप देखो ये रिकॉर्ड भी है, हर स्टेट में तोड़ फोड़ कराना, ये सब चीज़ें, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल समूचे हिंदुस्तान में एक ऐसा दल है जिसके वर्कर को आप तोड़ नहीं सकते। तो जब वर्कर को नहीं तोड़ पाए तो परिवार को तोड़ने के लिए निकल गए, परिवार में डेंट डाला गया। और मैं तो यही कहूँगी कि कहीं ना कहीं अपनी ही कमी कहूँगी कि हमारे बच्चों की कमी रही जो इस डेंट के चक्कर में आ गए, अदरवाइज तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता, और बीजेपी के लिए भी हरियाणा को जीतना पॉसिबल नहीं हो पाता। अच्छा, पूरे परिवार के लिए जब ये आपने सुना कि दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बने हरियाणा के, वो पल कैसा था? देखो, मैं आपको सही अपने दिल की बात बताती हूँ, ठीक है डिप्टी सीएम बने, सारी चीज़ें हुई, लेकिन मेरी नज़र में चौधरी देवीलाल कभी नहीं बन सकते, क्योंकि चौधरी देवीलाल जी ने कुर्सी के लिए कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हरियाणा प्रदेश के लोगों से जो बात आज तक इंडियन नेशनल लोकदल ने स्टेज पे जो बात कही, वो उस बात को लेके हमेशा इतने
पक्के रहे कि जो अनाउंसमेंट कर दे उस अनाउंसमेंट से कभी भी हिले नहीं। चौटाला साहब भी नहीं हिले, चौधरी देवीलाल जी भी नहीं हिले। अभय सिंह जी चौटाला के लिए भी यही बात कही जाती है कि जुबान का धनी है, जो बात कह दे उसको वो करते हैं। यहाँ दुष्यंत की ये कमजोरी रही कि हरियाणा प्रदेश से वायदा किया था कि मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, और उसी बिहाफ पे वोट मिले थे, और फिर बीजेपी के साथ जाना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कोई वैसे भी पोस्ट नहीं काउंट होती। और जब गठबंधन टूटा, ये आप लोगों के लिए ये किस तरह वाली खबर रही? ये भी दुखदाई था, भी गलत हुआ, भी सोचते हैं कि पॉलिटिकल कैरियर के लिए गलत चीज़ थी। अब ये नहीं पता कि वो स्टेप क्यों लिया, कैसे लिया, क्या मजबूरी थी या नहीं थी, ये तो वो ही बता सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत घातक स्टेप था जो लिया। इससे अच्छा कोई बात नहीं थी विपक्ष में बैठ जाए, थोड़ा इंतजार ज़रूरी था, क्योंकि ये रिकॉर्ड रहा है हमेशा कि अगर आप सब्र करोगे और उससे अगर आप बढ़ोगे तो शायद हरियाणा प्रदेश की जनता उन्हें सिर आंखों पर बिठा लेती। अच्छा, अब चौटाला परिवार को एक करने में कौन व्यक्ति आपको लग रहे हैं कि वो सही हैं? क्योंकि हमने देखा कि ओपी चौटाला साहब को ही हम मानते थे कि वो चौटाला परिवार को एक कर सकते हैं, पहल वो कर सकते हैं। हमने देखा कि दिग्विजय चौटाला की शादी में भी शायद वो नहीं गए थे, उनको न्योता दिया गया था अजय चौटाला साहब की ओर से। तो अभी कौन व्यक्ति अब मानती है कि जो दोनों परिवारों को एक कर सकता है? देखो, इतिहास में ना सामाजिक तौर पे जो परिवार टूटते हैं उनकी तो एक होने की संभावना रहती है कहीं ना कहीं, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेके जब भी कोई परिवार अलग हुआ है तो उसको जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और महत्वाकांक्षा में भी अति महत्वाकांक्षा वो दुखदाई है, नुकसानदेह है। और जहाँ तक आपने कहा चौटाला साहब ने एक रिक्वेस्ट की थी उनसे कि ये पार्टी मत तोड़ो, जैसा मैंने आपको बताया कि मेरा वर्कर मारा जाएगा। उन्हें इस बात का ये नहीं था कि भी दोनों भाई लड़े, उन्हें था कि मेरे वर्कर का बहुत नुकसान इन लोगों ने कर दिया। उस वजह से कहीं ना कहीं वो शादी में भी नहीं गए। वो बोलते नहीं थे, कहते नहीं थे, लेकिन मन में ये चीज़ थी कि भी शादी में वो नहीं गए। वहीं एक बयान आया था कि दादा अगर हमारी पार्टी ज्वाइन कर ले तो ये संभव हो सकता है। तो दादा ज्वाइन करे उससे बेटर ये था कि चौटाला साहब के रहते अगर वो आके ये कह देते कि अपने दादा से गलती मानने में, मैंने ये बात कही है कि दादा से गलती मानने में कोई बुराई होती ही नहीं है। अगर हमारी गलती नहीं भी है तो भी अपने दादा से जाके एक बार ये हम कह सकते हैं। तो वो वक्त उन्होंने जो है बहुत पीछे छोड़ दिया। और अगर आ जाते, हमें भी ये उम्मीद थी कि अगर आ जाएं, आज भी आ जाएं, पिताजी के रहते रहते आ जाएं तो ये परिवार एक हो सकता। अब कोई संभावना नहीं दिखती? अब मुझे मुश्किल लगता है। और एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अगर आपको लगे तो आप उसका उत्तर दे दीजिएगा। बहुत सारी तस्वीरें हमने ओपी चौटाला साहब जब रुखसत हुए तब हमने देखी, और एक प्रक्रिया होती है जिम्मेदारी देना, जिसको हम कहते हैं पगड़ी बांधना। वो पगड़ी बांधी गई अभय चौटाला साहब को, और ऐसा बताया जाता है सामाजिक तौर पे कि वो बड़े भाई को बनती, यानी वो बंधनी चाहिए थी अजय चौटाला साहब को। तो क्या फिर हम ये माने कि ओपी चौटाला साहब की राजनीतिक, सामाजिक और जो पारिवारिक जिम्मेदारी है वो अभय चौटाला साहब के हिस्से दे दी गई है? देखिए, जिस समय आदरणीय चौधरी देवीलाल जी गए, उन्होंने अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला को बनाया, और जो फतेहाबाद रैली थी उसमें आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने अपना उत्तराधिकारी अभय सिंह जी चौटाला को घोषित किया कि आज से मेरा राजनीतिक, मैं अभय सिंह चौटाला को सौंप रहा हूँ आपको, और मेरा राजनीतिक उत्तराधिकारी अभय सिंह चौटाला है। तो जो चौटाला साहब का था, जो मानना था, वही हम सबका मानना है कि अगर वो हमें ये आदेश दे के गए हैं तो राजनीतिक उत्तराधिकारी अभय सिंह जी चौटाला हैं। और कहने से कि बड़ा, आप देखें कि अभय सिंह जी चौटाला ने जितनी रस्म थी तेजाखेड़ा फार्म पे, जितना जो था वो सब चीज़ों का अरेंज भी, चाहे कोई भी आए कैसे भी हुआ, तो उन्होंने किया। तो एक जिम्मेवारी जो पिताजी दे के गए थे उसको उन्होंने बखूबी निभाया भी है। और सबसे बड़ी बात, जब खाप पंचायतें आके भी पगड़ी जो है उनके सिर बांध की गई, क्योंकि किसान आंदोलन में अभय सिंह जी चौटाला ने आगे बढ़ के वो भूमिका निभाई जो आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला, चौधरी देवीलाल जी हमेशा किसान और कमेरे वर्ग के लिए निभाते रहे।
मैं जब हरियाणा घूमती हूँ तो कई सारे लोगों की ये भी प्रतिक्रियाएं आती हैं कि इनेलो राज में गुंडागर्दी ज़्यादा थी, ज़मीनें कब्जा लेते थे, इस तरह के आरोप लगते हैं। और एक तरह से कई लोग खुश भी होते हैं इनेलो सरकार के बारे में बात करते हुए, कई लोग इस भय में होते हैं कि दोबारा इनेलो की सरकार आ गई तो कहीं ऐसा हो जाए। आप इन तमाम बातों को किस तरह से लेती हैं? ये सब जो ऑपोजिशन है ये चीज़ें फैला देती हैं कांग्रेस पार्टी की। मैं मेन कहूँगी असल ज़मीन तो डीएलएफ के माध्यम से जो हड़पने वाले हैं वो कांग्रेस ही रहे। हरियाणा प्रदेश में कहीं पे भी ऐसी जगह नहीं है कि जो आईएनएलडी के किसी भी सदस्य ने ये करा हो कि कब्जा कर लिया हो। कब्जे दब्जे कहीं पे भी नहीं हुए। और दूसरा एक चीज़ है, हरियाणा प्रदेश में आज तक जितनी जन कल्याण की नीतियाँ हैं वो इंडियन नेशनल लोकदल की देन है। तो कैसे हो सकती है सब चीज़ें? ये सिर्फ एक विपक्ष की फैलाई हुई बातें हैं। लेकिन आम जनता जो है, आज मैं जहाँ पे भी जाती हूँ लोग याद करते हैं आईएनएलडी के राज को। आप किसी बुजुर्ग से पूछेंगे तो वो एक ही बात कहेंगे कि भला वो चौधरी देवीलाल का। किसी गांव में किसी जो उस टाइम के सरपंच से पूछेंगे तो वो ये कहते हैं कि चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने इतनी ग्रांट दी, मैंने गांव का विकास करा के बचे हुए पैसे वापस दिए सरकार को। आप देखें स्कूल जितने भी अपग्रेड कराए, शिक्षा के ऊपर बहुत ध्यान दिया उन्होंने। और एडमिनिस्ट्रेटिव जितनी भी पकड़ थी, जो चौटाला साहब की पकड़ थी, वैसी तो आज है ही नहीं। आज तो बेलगाम है सारी चीज़ें। आज जितनी करप्शन तो कभी नहीं थी। आज जितना माहौल आप देखें, आए दिन मर्डर हो रहे हैं पूरे हरियाणा प्रदेश में। एक दहशत फैली हुई है, पता नहीं कौन किसको कब गाड़ी से उतारेगा और गोली मार देगा, इस बात का कोई पता नहीं है। तो आज इस तरीके का माहौल जो है हरियाणा प्रदेश में है, इसलिए लोग जो है चौटाला राज को याद करने लगे। अब अब की बार जब विधानसभा इलेक्शन था तो सारे सर्वे, सारी रिपोर्ट्स ये आ रही थी कि कांग्रेस की सुनामी है, लहर है, कांग्रेस की सरकार आने वाली है। और सरकार बनी बीजेपी की, सबके लिए चौंकाने वाला था। जो सर्वे करके गए उनसे भी सवाल पूछा जा रहा था, भाई किससे पूछ के गए तुम? तो ये आपके लिए कितना चौंकाने वाला रहा कि बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनी? देखिए, मेरे लिए चौंकाने वाला नहीं था। कहीं ना कहीं इस बात के ऊपर मैं पक्का था कि भी कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं बनेगी। मैं रीजन बताती हूँ। एक जिस समय चुनाव था तो ईडी की रेड पड़ी थी धर्मपाल छोक्कर और इनके ऊपर, रावदान सिंह भी थे। और एक वो आपके सोनीपत से पवार जो है, सुरेंद्र पवार सोनीपत से, जी सोनीपत से, उनके ऊपर भी रेड पड़ी। वो रेड पड़ी और कहीं ना कहीं इनको एक्यूज करके लेके भी गए। और उसके नीचे एक लाइन और चलने लगी थी, पूरी आपने मीडिया ने भी चलाई, कि जल्दी ईडी पहुंच सकती है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर। आपने भी देखा होगा। और वो 3 दिन वो लाइन चली, चौथे दिन वो लाइन गायब हो गई। उसी दिन ये समझ में आ गया था कि अब जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं बनेगी। क्योंकि ईडी का डर जब कुलदीप बिश्नोई को दिखाया गया तो वो जाके बीजेपी में शामिल हो गए। ईडी का डर नवीन जिंदल को दिखाया गया तो वो बीजेपी में शामिल हो गए। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ईडी के डर से शामिल नहीं हुए, पूरी कांग्रेस को बेची है, कंप्रोमाइज। उन्होंने अब 72 टिकटें बांटी। 72 टिकटें बांटने के बाद भी गवर्नमेंट नहीं बनी। जबकि जो सिटिंग एमएलए थे उनमें से 16 एमएलए ऐसे, जो रिपोर्ट थी ये आ रही थी कि भाई ये सीट नहीं निकाल पाएंगे तो इनको टिकट ना दो, लेकिन फिर भी उनको टिकट दी गई। जो चुनाव करनाल का था, मनोहर लाल जी खट्टर के सामने एक डमी जो है उतार दिया गया था, दिव्यांशु बुद्धिराजा थे। हाँ, तो वो कोई उनके लेवल से थोड़ी से चुनाव, भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद लड़ते चुनाव उनके सामने, या फिर अपने बेटे को लड़वाते, या फिर कोई और जो पार्टी का जो शीर्ष नेता था तो वो एक ऐसे लड़वाना, एक इस बात को शो करके कि ये लोग मिले हुए हैं। फिर आप ये देखें, जितने भी बागी थे एक एक हल्के में कहीं 70 कहीं 50 थबकियां दे रखी थी कि भाई तेरे को चुनाव में टिकट देंगे। जब उनको टिकट तो एक कोई मिलनी थी, बाकी बागी हो गए। बागी हो गए, कईयों ने निर्दलीय भी फॉर्म फिल कर दिए। एक भी जगह का रिकॉर्ड आप दिखा दो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने कैंडिडेट को की मदद के लिए दूसरे जो बागी हैं उनको बनाने पहुंचे हों, कहीं पे भी नहीं पहुंचे। फिर उससे भी बड़ी बात आप ये देखें कि
ना तो वो वहां पे पहुंचे, और जितने जो एमएलए, जो सिटिंग एमएलए को टिकट दी गई, हालांकि पता था कि ये नहीं जीतेंगे, फिर भी उनको टिकट दी गई और वो हार गए। और इस तरीके से जो भी हुआ, जितना भी प्रकरण हुआ, वो इस बात को इंडिकेट करता चला गया कि गवर्नमेंट तो बीजेपी की बनेगी। और इस बात के लिए बीजेपी आश्वस्त भी थी, और बड़े बड़े लीडर्स ने बड़े सार्वजनिक रूप से कहा था गवर्नमेंट तो हमारी ही बनेगी, क्योंकि उन लोगों को ये विश्वास था कि भाई ये जो है, अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तो हमने ईडी का डर दिखा दिया, और गवर्नमेंट अपने बनाने की पूरी तैयारी थी। अब हम शुरू कर रहे हैं नॉन पॉलिटिकल अपना जो जर्नी है वो। आपकी पसंदीदा फिल्म? मेरी पसंदीदा फिल्म एक दो हैं वैसे तो, वैसे मुझे कॉमेडी जो है फिल्म ज़्यादा पसंद है। तो कौन सी बताऊं? जो आपकी फेवरेट है? थ्री इडियट्स। थ्री इडियट्स। फेवरेट एक्टर? सलमान खान भी है, आमिर खान ज़्यादा मुझे ठीक लगता है। जैसे भाई हरियाणा वाले तो धर्मेंद्र, सनी देओल ये बोला करते हैं। नहीं, आमिर खान की मुझे थोड़ी वो ठीक लगती है, थ्योरी जो है वो ठीक लगती है। हाँ, कॉमेडी के लिए धर्मेंद्र की एक मूवी है तो हसीन में जवां, बहुत अच्छी लगती है वो मुझे। अच्छा, फेवरेट हॉबी आपकी? वैसे तो रीडिंग, बट राइट नाउ मैं उस हॉबी को भी थोड़ा पूरा नहीं कर पाती हूँ। रीडिंग बुक्स मुझे अच्छा लगता है। पसंदीदा अभिनेत्री? सारी अच्छी हैं। नहीं ऐसे नहीं करो। वैसे माधुरी दीक्षित मेरी फेवरेट रही है। अगर आप पॉलिटिक्स में नहीं आती तो क्या करती? पॉलिटिक्स में नहीं आती तो हाउसवाइफ ही थी, लेकिन अगर हाउसवाइफ नहीं बनती तो फिर मैं लॉयर होती। लॉयर होते हैं आप। अगर आपको एक दिन का सीएम बनने का मौका दिया जाए तो सबसे पहला काम क्या करेंगी? सबसे पहला काम मैं जितने भी जो एजुकेशन को लेके जितने भी सबसे बड़ी चीज़ जो है, जो ज़रूरत होती है एजुकेशन की, उस फील्ड को मैं दुरुस्त करती, और जितना भी करप्शन, जो ये गुंडा तत्व है, उनके ऊपर लगाऊं। कोई फेवरेट गाना आपका? फेवरेट गाना वैसे तो मैं सच्ची बताऊं, मैं यही हमेशा जो मुझे हमेशा मनोज कुमार का जो गाना है, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। है प्रीत जहाँ की हाँ, रीत सदा। जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। हरियाणवी फिल्में देखती हैं आप? हाँ, देखिए। सबसे फेवरेट फिल्म? हरियाणवी फिल्म जो सबसे पहली आई थी, चंद्रावल। हाँ, वो ही मेरी फेवरेट है, वही मैंने देखी थी, और वो हम बड़े क्रेज से देख के आए थे, और बॉक्स ऑफिस पे वो मिलती नहीं थी। मेरे दादा का ही एक सोन थिएटर था हिसार, वो हमने बॉक्स बुक करा के फिर हमने बड़े मुश्किल से देखी। फेवरेट पॉलिटिशियन? चौधरी देवीलाल जी। और सबसे खराब पॉलिटिशियन? पॉलिटिशियंस खराब ही खराब है वैसे तो, पर मुझे जो है, जो आप ये देखिए, जो अपनी चेयर से जस्टिस ना कर पाए वो पॉलिटिशियन खराब होता है। और खराब में तो बहुत लंबी लिस्ट है, तो उसमें नहीं पड़ते हम। फेवरेट ही ठीक है। ठीक है। आपकी फेवरेट सिंगर? फेवरेट सिंगर लता मंगेशकर। फेवरेट महिला पॉलिटिशियन जिनको देख के आपको बहुत सुकून मिलता हो कि हाँ भाई यह है धाकड़ महिला? देखो, मुझे सुषमा स्वराज जो है वो धाकड़ महिला लगती थी, पॉलिटिक्स में अच्छी लगती थी। बाकी अभी तक मैं ऐसा नहीं बोल सकती। आपके सोशल मीडिया हैंडल्स आप खुद चलाते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं मेरे देख रेख में ही रहता हूँ। अच्छा, अपने बारे में सबसे बड़ी अफवाह कोई सुनी है? देखो, मेरे बारे में अफवाह तो पता नहीं मुझे, हाँ। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ ये जरूर सुनी है कि भाई आप मेहनत बहुत करते हो, फील्ड में चले जाते हो। ये सुनी है मैंने, पता नहीं करती हूँ कि नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। अच्छा, बहू के तौर पे कैसी हैं सुनैना चौटाला? ये तो आप नहीं भाई, आजू बाजू सब तारीफ करते होंगे ना, सब बातचीत करते होंगे, ये बड़ी अच्छी बहू आता है, इस तरीके की। भाई पता नहीं, ये तो हो भी सकता है, नहीं भी हो, तो ये तो वही बता सकते हैं। हाँ। मैं अपने आप को ये नहीं कह सकती कि मैं बहुत निपुण हूँ, क्योंकि कमियां हर इंसान में होती हैं।
मैं बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय दिया और बहुत मुस्कुरा के आपने हमसे बातचीत की, बहुत शुक्रिया। आप तमाम दर्शकों ने इस बातचीत को सुना, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।